तो मैं नीरज कुमार। आज हम आपको बंगाल के नवाब और अंग्रेज के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। बंगाल के नवाब और अंग्रेज। भारतीय प्रांतों में समानता की दृष्टि से बंगाल का स्थान महत्वपूर्ण था। अंग्रेजों को 1651 ईस्वी में शाह शुजा द्वारा बंगाल का नवाब 3000 वार्षिक कर के बदले में व्यापारिक छूट प्राप्त हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजवंश की एक स्त्री की चिकित्सा डॉक्टर विलियम ब्राउटन द्वारा की गई। 1698 ईस्वी में सूबेदार आजी मुसान ने अंग्रेजों को 3 गांवों की जमींदारी सुल्तानती कालीकता और गोविंदपुर प्रदान की। 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार मुर्शिद कुली खां बनाया गया। मुर्शिद कुली खां 1717 या 27। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद मकसूदाबाद स्थानांतरित कर ली। इसे 1719 ईस्वी में उड़ीसा का क्षेत्र भी दे दिया गया। इसके काल की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित है। इसके समय में जमींदारों को कुल 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया। दूसरा विद्रोह सुजात खां, तीसरा विद्रोह नाजात खां ने किया। इसने किसानों से भू राजस्व व्यवस्था की उन्हें तकावी ऋण प्रदान किया। इसकी मृत्यु के बाद इसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। शुजाउद्दीन 1727 या 39 में यह मुर्शिदा कुली खां का दामाद था। इसे 1733 ईस्वी में बिहार का क्षेत्र भी प्रदान कर दिया गया। इस तरह बंगाल के अंतर्गत अब बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में सम्मिलित हो गए। सरफराज 1739 या 40 इसको बिहार के उस सूबेदार अलबद्री खां ने गिराया अथवा घिराया नामक स्थान पर घेर कर मार डाला और इस तरह स्वयं बंगाल का सूबेदार बन गया। अली बद्री खां 1740 या 56 यह बंगाल के नवाब में सबसे योग्य नवाब था। चूंकि यह सरफराज खां को मारकर गद्दी पर बैठा था, इसलिए मुगल सम्राट को 2 करोड़ घूस देकर अपने पद को स्वयं बनाया। परंतु इसके बाद अपने 16 वर्षों के शासनकाल में इसने मुगल बादशाह को कभी राजस्व नहीं भेजा। रघु जी के लगातार आक्रमणों से बद्ध होकर उसे उड़ीसा का क्षेत्र 1751 में मराठों को देना पड़ा। यूरोप की तुलना इसने मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, यदि ना छेड़ा जाए तो शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। अली बद्री खां के कुल 3 पुत्रियों थी। इसके तीनों दामाद उसके जीवन काल में खत्म हो चुके थे। उसने अपने सबसे छोटे लड़की के पुत्र फिराजुद्दौल को अपना उत्तराधिकारी बनाया। सिराजुद्दौल 1756 या 57। अली बद्री खां के मृत्यु के पश्चात उसका दोहत्री पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। गद्दी पर बैठने के समय उसके 3 प्रमुख शत्रु थे। पूर्णिमा का नवाब शौकत जंग और उसकी मौसी घसीटी बेगम और अंग्रेज। इसमें अंग्रेज सबसे प्रबल शत्रु थे क्योंकि उन्होंने शौकत जंग को शरण दी थी तथा घसीटी बेगम को भी समर्थन दिया था। 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाने से अंग्रेजों ने कलकत्ता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किले बंदी प्रारंभ की। नवाब के मना करने पर फ्रांसीसी मान गए, परंतु अंग्रेज नहीं माने। फलस्वरूप सिराजुद्दौल ने 20 जून 1756 को कोर्ट विलियम कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज गवर्नर डे ए को ने भागकर फुल्टा द्वीप में शरण ली। की घटना 20 जून 1756 की घटना। इस घटना का वर्णन हालवेल द्वारा किया गया। इसके अनुसार 20 जून की रात को 146 अंग्रेजों को 18 फुट लंबे तथा 14 फुट 10 इंच चौड़े एक कोठरी में बंद कर दिया गया। अगले दिन हालवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे, परंतु इस घटना का वर्णन तत्कालीन अन्य किसी इतिहासकार में नहीं किया है। पलासी के युद्ध की पृष्ठभूमि।
कलकत्ता के पतन का समाचार मद्रास पहुंचने पर क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में एक सेना बंगाल पहुंची और क्लाइव ने मानसिक चंद्र को घूस देकर 2 जनवरी 1757 ईस्वी को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला को जब यह पता चला कलकत्ता पहुंचकर उसने क्लाइव से अलीनगर की संधि की। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुआ। अलीनगर सिराज द्वारा कलकत्ता को दिया गया नाम था। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को कलकत्ता किले बंद करने की अनुमति दे दी गई, परंतु जब अंग्रेजों ने फ्रांसीसी क्षेत्र पर पूर्ण आक्रमण किया तब अंग्रेजों और नवाब के बीच संघर्ष अवश्यंभावी हो गया। फलत पलासी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। पलासी का युद्ध वास्तव में युद्ध था ही नहीं, अपितु यह एक षड्यंत्र था। इस षड्यंत्र में निम्नलिखित लोगों ने हिस्सा लिया। पहला, मीरा जाफर नवाब का सेनापति। दूसरा, जगत सेठ कलकत्ता का सबसे बड़ा बैंकर। तीसरा, अमीन चंद सबसे अमीर व्यक्ति और षड्यंत्र का नेता। चौथा, मनी कचंद्र नवाब के एक टुकड़ी का प्रमुख। पांचवा, खादिम खां नवाब के एक टुकड़ी का प्रमुख। नवाब की ओर से केवल मीर भदान मोहन लाल एवं कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने हिस्सा लिया। मीर महादन युद्ध में मारा गया। सिराजुद्दौला युद्ध के समय ही मुर्शिदाबाद लौट गया था। मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसकी हत्या करवा दी। इस तरह पलासी का युद्ध समाप्त हुआ। मीर जाफर 1757 या 1760। पलासी के युद्ध में मीर जाफर की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसी कारण उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जाफर ने अंग्रेजों को निम्नलिखित सुविधाएं दी। पहला, अंग्रेजों को 24 परगन्ना की जमींदारी दी गई। दूसरा, अंग्रेजों को वर्धमान तथा नदियों के क्षेत्रों को कंपनी को दे दिया गया। क्लाइव को भी पलासी के युद्ध का फायदा मिला और उसे बंगाल का पहला गवर्नर बना दिया गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर से लगातार धन की मांग की, जिसको देने में नवाब असमर्थ था। हालवेल ने आरोप लगाया कि नवाब डर्चो और मुगल सम्राट ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। मीर जाफर से अपना पद छोड़ने की कहा गया, जिसे छोड़कर वह कलकत्ता चला गया। इसके बाद इसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर कासिम 1760 या 62 में यह मीर जाफर का दामाद था। मीर जाफर को हटाने के बाद इससे मुंगेर की संधि की गई। मुंगेर की संधि 27 सितंबर 1760 को हुआ। इस संधि के द्वारा इसने अंग्रेजों को वर्धमान, मेदिनापुर तथा चटगांव के क्षेत्र देना स्वीकार किया। सिलहट के चूने के व्यापार में कंपनी का आधा भाग मान लिया गया। बेंसी टाउट ने संधि पर मीर कासिम से हस्ताक्षर कराने के बाद ही उसे बंगाल के नवाब बना दिया और कासिम के सुधार बंगाल के नवाबों में अलीवर्दी खां के बाद यह दूसरा सबसे योग्य नवाब था। इसने बंगाल की दशा को सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। यह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रात्मक वातावरणों से उब चुका था अतः उसने नई जगह पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की। उसने नए कर अववाब ऊपरी कर लगाए तथा पुराने करों में 3/4 32 भाग अतिरिक्त लेना स्वीकार किया। अधिकारों से बचत के रूप में एक और कर खिजरी जमा भी वसूल किया। इसने मुंगेर में तोरदार बंदूकों और तोपों को बनाने की व्यवस्था की। अंग्रेजों को उपयुक्त कई सुधार की पसंद नहीं आया। इसी बीच अंग्रेजों अपनी दस्तक पास का दुरुपयोग करने लगे। इसे वे भारतीय व्यापारियों को देकर पैसा लेने लगे। भारतीय व्यापारियों को भी कम मात्रा में ही शुल्क देकर व्यापार करने की फायदा मिलने लगा, लेकिन इस सब का प्रभाव अनंत नवाब पर ही पड़ा। अतः उसने व्यापारियों पर से चुंगी को माफ कर दिया। अंग्रेजों इससे
बौखला गए और उन्होंने मीर कासिम को हटाकर पुण्य मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर 1763 या 65। मीर कासिम को हटाने जाने के बाद उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा। अब बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 मीर कासिम, शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय एवं मेजर मुनरो के बीच हुआ। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई। इस समय बंगाल का गवर्नर बेंसीटॉट, बंगाल का नवाब मीर जाफर एवं दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद बंगाल में वास्तविक रूप से अंग्रेजों की प्रभुसत्ता की शुरुआत हुई। इसे पलासी के युद्ध के बाद से उन्हें नहीं माना जाता है। बक्सर को सफलता के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया। 1765 ईस्वी में ही मीर जाफर की मृत्यु के बाद नाजमुद्दौला के बंगाल का नवाब बना दिया गया। नजरमुद्दौला 1765 या 66। इसके समय में क्लाइव की इलाहाबाद की दो अलग अलग संधियां की। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त संधि पर हस्ताक्षर क्लाइव, शाह आलम द्वितीय, नाजुमुद्दौला। इस संधि के द्वारा शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त के फरमान के जरिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों क्लाइव को प्रदान कर दी। अंग्रेजों को उत्तरी सरकार की जागीर मिली। समकालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियारुल मुतखैरिन में लिखा है कि इस संधि के शर्तों को तय करने में और उस पर हस्ताक्षर करने में उतना भी समय नहीं लगा जितना कि एक गधा को खरीदने में लगता है। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765। हस्ताक्षरकर्ता शुजा-उद-दौला, अवध का नवाब एवं क्लाइव। यह संधि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं क्लाइव के बीच हुई। इसकी प्रमुख शर्तें निम्नलिखित भी इलाहाबाद तथा कड़ा के जिले अवध से लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिए गए। बनारस की जागीरदार बलंत सिंह को अपने जागीर में स्वायत्तता प्राप्त हो गई। युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी के अवध के नवाब ने 50 लाख रुपए दिए। सैफुद्दौला 1766 या 75। मुबारकुद्दौला 1775। यह बंगाल का अंतिम नवाब था। बंगाल में द्विध प्रशासन 1765 या 72। इलाहाबाद की द्वितीय संधि के बाद क्लाइव ने बंगाल में द्विध शासन व्यवस्था लागू की। इसे 1772 में वायरन हेस्टिंग ने समाप्त किया। इस शासन में वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी, जबकि प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाब के ग्रंथों पर था। कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हो चुकी थी। उसने नाजमुद्दौला को 53 लाख रुपए देकर निजायत का कार्य भी प्राप्त कर लिया। इस तरह बंगाल पर अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों ने शासन किया और उन्होंने 3 उप दीवान भी नियुक्त किया। बंगाल में मोहम्मद राजा खां, बिहार में सीताबराम, उड़ीसा में राम दुर्लभ। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार के एक पवित्रकर ने दैत्य शासन के काल को डाकू राज्य कहा, जबकि अंग्रेजी इतिहासकार पर्सिवल सोयर ने इसे लूट एवं बेशर्मी का काल कहा। वायरन हेस्टिंग्स ने द्विध शासन समाप्त कर बंगाल को सीधे अंग्रेज राज्य के नियंत्रण में ले ली। जय हिंद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले।